नमस्ते जी सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो है कुछ सवालों के जवाब जो सेल्फ़ हीलिंग के बारे में मुझसे पूछे गए हैं। और एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सेल्फ़ हीलिंग कोर्स करने के बारे में वो करना चाहते हैं 3rd लेवल। तो उनका नाम तो मैं नहीं बता रहा, शायद वो कंफर्टेबल ना भी हों। तो लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने फ़र्स्ट लेवल और 2nd लेवल सीखा हुआ है, रेकी का फ़र्स्ट 2nd लेवल सीखा हुआ है, तो क्या मैं कर सकती हूँ? तो पहला जवाब तो ये है कि हाँ, कर सकते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि पहले मैंने ये सीखे थे रेकी फ़र्स्ट डिग्री, 2nd डिग्री, उसके बाद मैंने उसकी प्रैक्टिस को नहीं किया। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया और फिर छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगा कि जो कर्म का सिद्धांत है और वो एकदम मुख्य सिद्धांत है इस पृथ्वी पर। और हम ये हील करके या किसी को ऐसे हीलिंग सेंड करके मतलब हम कहीं कर्म के सिद्धांत में बाधा डालते हैं। तो उन्होंने इस वजह से इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हम जब कोई हीलर हील कर रहा है तो वो कर्म के सिद्धांत के बीच में कोई बाधा नहीं डाल रहा है। अगर इस प्रकार किसी का इलाज करना, किसी की मदद करना अगर कर्म के सिद्धांत के खिलाफ है, मान लीजिए मतलब कर्म का सिद्धांत उससे डिस्टर्ब होता है, कहने का मतलब है कि सामने वाले को अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसके कर्म की वजह से हुई है। हम कौन होते हैं उसको ठीक करने वाले? ऐसा ही समझा जाता है कि, और ये मेरे अंदर भी ये सवाल उठा था, तो इसका मैं जवाब अब दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बाद। अगर ऐसा कर्म का सिद्धांत अगर ऐसा है और ऐसे डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर कोई डॉक्टर किसी मरीज का इलाज ना करे, फिर कोई किसी भूखे की मदद ना करे, क्योंकि वो भी भूखा अपनी मर्ज़ी से ही कर्म की वजह से ही मर रहा होगा, उसने कुछ कर्म किया होगा। कोई बीमार भी अपने कर्मों की वजह से ही हुआ होगा, उसका इलाज करना भी फिर कर्म के सिद्धांत में बाधा डालना हुआ। किसी की मदद करना भी कर्म के सिद्धांत में बाधा डालना हुआ। और कोई भी सर्विस देना, किसी भी प्रकार की किसी भी हेल्प करना, वो भी कर्म के सिद्धांत के खिलाफ हुआ। फिर तो ये बिल्कुल भी एकदम आपको समझ में जो आया है, ये मुझे भी ऐसा एक बार डाउट हुआ था, लेकिन आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि हम कर्म का सिद्धांत बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अगर किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ पता है और आप किसी की मदद नहीं कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कर्म का सिद्धांत डिस्टर्ब ना हो जाए, या कर्म के सिद्धांत का आप पालन करते हैं, तो वो भी तो एक कर्म हुआ ना। कि किसी की आप हेल्प नहीं कर रहे हैं तो वो एक बैड कर्म हो गया। मतलब आप बैड कर्म नहीं हुआ तो मतलब कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर आता है कि कोई नॉलेज आपके पास है और आपने वो उससे उसकी मदद नहीं की। तीसरी चीज़, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है अपने नेगेटिव कर्म की वजह से, किसी को कोई बीमारी हो गई, कोई किसी भी प्रकार की पीड़ा लेके, तकलीफ़ लेके आपके पास आता है हीलिंग के लिए, तो उसको वो तभी आता है जब उसको रियलाइजेशन हो गया है कि हाँ, कुछ चीज़ ठीक करने की ज़रूरत, मतलब वो अपने आप को ठीक करना चाहता है, अपने उस कर्म को काटना चाहता है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। अगर वो काटना चाहता है तो आप उसकी मदद कीजिए, उसमें आपके पास एक गुड कर्म जुड़ेगा, अच्छा कर्म जुड़ेगा, और उसका भी कर्म जो है वो डाइल्यूट होगा, उसका जो फल है उसको, मतलब रियलाइजेशन हुआ। गलत कब हो सकता है, ये बिल्कुल आपका एक पॉइंट, एक लेवल ऐसा भी है जहाँ पर ये जाके ठीक हो जाता है। आपका पॉइंट गलत कब है, जब हम क्लेम करते हैं, जैसा कि बहुत सारे हीलर क्लेम कर देते हैं, बहुत सारे ओझा तांत्रिक भी ये तो करते ही हैं क्लेम कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। जब हम बहुत अहंकार में आके कोई चीज़ क्लेम करते हैं, वहाँ ये सिद्धांत गलत हो जाता है। और वो तो डॉक्टर भी क्लेम नहीं करते, वो कहते हैं कि हम पूरी तरह ठीक हो ना हो, हम अपनी प्रैक्टिस कहते हैं, अभ्यास करते हैं और उस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अहंकार में आके क्लेम करते हैं कि ये बीमारी तो मैं तो कैंसर को ठीक कर ही दूँ, तो फिर वो गलत है। वह आपका अहंकार बढ़ रहा है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति में
बाधा आ रही है, प्लस दूसरे वाला व्यक्ति भी आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब तो हमने हीलिंग करवा ली, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस बुरे कर्म करो और हीलिंग करवा लो, हो गए ठीक। ये वैसा सिद्धांत हो गया। और यही गंगा में नहाने का भी हो गया, फिर यही मंदिरों में जाने का भी हो गया फिर, कि अब कुछ भी कर्म करो, एक बार गंगा में नहाओ, पाप धुल गए। कि कुछ भी कर्म करो और एक बार कहीं चढ़ावा चढ़ा दो, कुछ छोटी मोटी दान दक्षिणा दो, हो गया न्यूट्रल। ऐसा नहीं है। कर्म का सिद्धांत काम करता है, बिल्कुल आपने सही समझा है, लेकिन हम अगर एक माध्यम की तरह काम करें तो कर्म का सिद्धांत को हम प्रमोट ही कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा ही उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। एक और चीज़, जब हम हीलिंग करते हैं तो ये भी चीज़ सीखते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज का सिद्धांत, मतलब ऊर्जा के आदान प्रदान का सिद्धांत, कि किसी को भी कोई भी चीज़ ना तो हम फ्री में लेते हैं, ना ही हम फ्री में देते हैं। उससे भी क्या है, अगर हम फ्री में हीलिंग करते हैं तो सामने वाला फ्री में ले तो रहा है, उसको अच्छा तो लग रहा है फ्री में करवा के, लेकिन कहीं ना कहीं एक एहसान, एक कर्म का बोझ उसके ऊपर बन रहा है, एक बैगेज उसके ऊपर बन रहा है। अब मान लीजिए आपने हीलिंग की फ़ीस रखी, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 100 रुपये। एक बार आपने हीलिंग की और 100 रुपये ले लिया आपने, तो उसने 100 रुपये जो दिए हैं वो अपनी मेहनत से कमाए थे, अपने कर्म से कमाए थे, तो अपने जीवन की ऊर्जा उसने दी है। और आपने जो आर्ट, जो सीखने के लिए जो पैसे लगाए थे, अपना समय जो दिया है, अपनी कला जो दी है, वो आपने दी है। तो ऊर्जा आदान प्रदान हो गई और कर्म न्यूट्रल हो गया। रेकी में भी डॉक्टर मिकाओ उसूई ने जो ऊर्जा के आदान प्रदान का सिद्धांत, फीस लेने का जो सिद्धांत बनाया था कि भाई आप फीस लो, फीस नहीं भी दे सकता कोई तो उससे बदले में कोई छोटा मोटा काम करा लो, या कुछ भी जो भी उसका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप करो, लेकिन सामने वाले से लेना ज़रूरी है। और फीस इतनी कम भी ना हो कि उसको कोई फ़र्क ही ना पड़े। अगर बहुत कम हुई तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो उस चीज़ को कैजुअली लेगा, और वो जो आर्ट या शिक्षा जो आपने सीखी है, या आपने जो समझा, आप जो सिखाओगे या आप जो समझाओगे, उसको बहुत ही लाइटली लेगा, उसको फॉलो नहीं करेगा। मान लीजिए आप कोई मार्केट से आप कोई चीज़ लेके आते हैं, एक बड़े ब्रांड के बढ़िया कपड़े लेके आए, बहुत सारे पैसे आपके लगे वहाँ पर, आपको एक आपके जीवन ऊर्जा से कुछ भाग वहाँ पर गया है, तो आप उसको संभाल के रखते हैं। फिर वही कपड़े कहीं सेल में 100-150 रुपये के आप खरीद के ले आए, वही है, वही क्वालिटी है, वही ब्रांड है, आप उसको ध्यान से नहीं रखोगे, आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी जीवन ऊर्जा का बहुत छोटा हिस्सा गया है, बहुत छोटा सा हिस्सा जिसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपको। इसलिए नॉर्मली कोर्सेज की थोड़ी सी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा लगनी स्वाभाविक है, क्योंकि वो रखी ही ऐसी जाती है। दूसरी चीज़, अब अगर आपको नहीं लगी वो चीज़, थोड़ा सा जोर, जैसे मैंने जब रेकी फर्स्ट डिग्री भी और सेकंड और थर्ड शुरुआत में जब की थी 2007 या 8 में, तब मेरे पास तीनों में से किसी भी डिग्री की फ़ीस नहीं थी। थर्ड डिग्री की फ़ीस भी मेरे पास नहीं थी, उस टाइम 7000 फ़ीस थी, 7000 रुपीज़ मेरे पास नहीं थे। सेकंड डिग्री भी मैंने कहीं से ले के दी थी। अब मैंने कहीं से ले के दिए थे तो मैंने उसको, हमारे सर ने 60 डेज़ की प्रैक्टिस बताई थी सेकंड डिग्री की, तो वो 60 डेज़ मैंने प्रैक्टिस की लग के, क्योंकि मैंने कहीं से पैसे लिए और मुझे जो रिज़ल्ट चाहिए था या खुद में इम्प्रूवमेंट चाहिए था वो होना चाहिए था, नहीं तो वो बर्बाद हो जाते। अगर मेरे पास जेब में पड़े होते ऐसे ही टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए ऐसे ही दे देता मैं, 2 दिन का कोर्स था, तो 2 दिन पूरे हो जाएंगे मेरे, 2 दिन कट जाएंगे, कोई कुछ सुनने को मिलेगा, टेस्ट करके देखते हैं, चेक, कैजुअल एटीट्यूड होता मेरा। अगर मुझे, जब मैंने किसी से लिए तो मैंने उस चीज़ को सीखा, उस चीज़ को बड़े ध्यान से सीखा, उसमें बहुत अंदर तक घुस के मैंने उस चीज़ को सीखा। ऐसे ही थर्ड डिग्री में हुआ, ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। तो ये जो हम ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और साइंस की वैल्यू को बनाने के लिए, वो विद्या है जो उसकी वैल्यू को बनाने के लिए, उसको लंबे टाइम तक सस्टेन करने के लिए, ताकि सिर्फ प्यासे को ही पानी मिले। ऐसा ना हो कि पानी बिखरता फिर रहा है और कोई उसकी वैल्यू ही ना करे और वो विद्या ही लुप्त हो जाए। फिर ऐसा ही हुआ है हमारे देश में पहले। तो उसको एक रखने के लिए फीस भी ज़रूरी है, ऊर्जा का आदान प्रदान भी ज़रूरी है। और ऊर्जा का आदान प्रदान जब हम करते हैं,
एनर्जी एक्सचेंज जब हम करते हैं तो वो कर्म न्यूट्रल हो जाता है। ना उनका हमसे कुछ लेना देना होता ज़्यादा, ना हमारा उनके ऊपर कोई एहसान होता, ना ही उनका हमारे ऊपर कोई एहसान होता। तो ये एक कर्म को आदान प्रदान को ही का जो सिद्धांत है वो कर्म को ही संतुलित करने का है। तो कर्म में आप कहीं भी बाधा नहीं डाल रहे हैं। हाँ, अगर कोई चीज़ आपको लग रहा है कि यहाँ नहीं करनी चाहिए, मेरा सिद्धांत क्या है, मैं क्या मानता हूँ, जब हम किसी की हीलिंग करते हैं उसको आप कर्म का सिद्धांत समझाओ। आप कर रहे हो हीलिंग, आप मदद कर रहे हो किसी पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के लिए। मैं तो कोशिश ये करता हूँ, मैंने इस कोर्स का नाम सेल्फ हीलिंग क्यों रखा, अदर्स की हीलिंग क्यों नहीं रखा। मैं भी बोल देता, उसमें लिख देता, मैं जो बैनर्स आपके पास आते हैं उनमें मैं लिखता कि दूसरों का इलाज करें, ये ठीक कर दें, वो ठीक कर दें। नहीं, क्योंकि हमें खुद को ठीक करना है, और जब खुद को ठीक कर रहे हैं हम, उसी दौरान हम दूसरों की मदद करेंगे। गोल कौन है? खुद को ही ठीक करना है। अगर हम किसी को ठीक भी कर रहे हैं तो खुद का ही भला कर रहे हैं एक अच्छा कर्म करके। तो इसलिए मैंने सेल्फ जो वर्ड ऐड किया है हीलिंग के साथ, ये बहुत सोच समझ के ही ऐड किया है। अगर आप एक पेड़ पौधे को भी दे रहे हैं तो वो मदद आपकी ही हो रही है। आप किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं तो वो मदद आपकी ही हो रही है। तो ये सेल्फ हीलिंग इसलिए मैंने लिखा है। कर्म का सिद्धांत कहीं भी बीच में नहीं आता, उसके बिल्कुल साथ रह के ही हम काम करते हैं। उसको एक अंडरस्टैंडिंग दीजिए। बल्कि जब डॉक्टर के पास कोई इलाज कराने के लिए जाता तो डॉक्टर कोई ज़्यादा सावधानी नहीं बताता, कुछ नहीं बताता, अपना दवाई लिखता है और हो गया काम, ठीक है। लेकिन जब हीलिंग के लिए कोई आता है, हीलिंग में सिर्फ एनर्जी हीलिंग की बात नहीं, आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में, वहाँ एक दिनचर्या दी जाती है, वहाँ एक सिस्टम दिया जाता है, उसको एक अंडरस्टैंडिंग दी जाती है कि इन बीमारियों से बचना है, चाहे वो शरीर के रूप में हो चाहे मन के रूप में हो। तो हमें वो कर्म का सिद्धांत उसको समझाना है ताकि वो आगे बीमार ना पड़े। नहीं तो डॉक्टर मिकाओ सुई के पास क्या होता था, एक रोगी इलाज करवाता था, फिर वही घूम घूम के बार बार आता था। तो उन्होंने उस चीज़ को क्लियर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया, प्रिंसिपल्स को डेवलप किया कि ये 5 सिद्धांत हैं, इनका पालन करो। जब वो फिर नेगेटिव एनर्जी बननी ही बंद हो जाए, मतलब रूट कोज को ही ख़त्म करती है हीलिंग। तो ऐसे ही जब हम किसी की हीलिंग करते हैं तो उसको ये सारी अंडरस्टैंडिंग आप दो साथ में हीलिंग करने के। एक ऐसे क्लिनिक की तरह करते रहेंगे, लोग आ रहे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो तो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला और ना ही वो इतनी इफेक्टिव होने वाली, क्योंकि हीलिंग एक डिफरेंट तरीका है। ये कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है। वहाँ आप एक आत्मा का इलाज कर रहे हो जिसके पास शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि है। एक आत्मा का इलाज कर रहे हो, ना कि किसी शरीर का इलाज कर रहे हो। तो ये कर्म का सिद्धांत एकदम आप डरना छोड़ दीजिए। अब जब आपको लगे हीलिंग करना, और हीलिंग एनर्जी से जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो अंदर से खुद ही आप एक बार आप कनेक्ट होंगे, थोड़ा सा कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको खुद ही पता चलेगा कि कहाँ मुझे हीलिंग देनी है, कहाँ मुझे नहीं देनी है। एक अंतर प्रेरणा अपने आप आपके अंदर होती है, मतलब इंट्यूशन आपको होती है। दूसरा इन्होंने लिखा है कि विपस्सना इन्होंने की हुई है, 3 शिविर किए हुए हैं विपस्सना के, और अच्छी लगी, लेकिन मुक्ति की ओर इससे नहीं जाया जाएगा, ये इनको लगता है। बिल्कुल, बहुत विपस्सना के 3 शिविर करना मतलब एक लोगों से एक शिविर भी नहीं होता और भागते हैं बीच में। आपने 3 किए हैं, बहुत बढ़िया। और प्यास जो है वो काफ़ी गहरी है, ये मुझे समझ में आ रहा है आपका। लेकिन मुक्ति की डेफिनेशन क्या है? मुक्ति कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसी घटना नहीं है कि किसी दिन जाके आप मुक्त हो जाओगे। आपने विपस्सना की है तो आप अपने ही विचारों से मुक्त हो रहे हैं, आप अपने इमोशंस को देख पा रहे हैं, आपके अंदर एक साक्षी भाव आना शुरू हो गया, एक वॉचफुलनेस आपके अंदर आनी शुरू हो गई। ये मुक्ति की शुरुआत है, और इसी का अभ्यास करते करते लाइफ लॉन्ग धीरे धीरे आप मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि किसी दिन हम बिल्कुल शरीर भी छोड़ जाएंगे, एक परमात्मा की तरह हो जाएंगे। वो ड्रॉप करके, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक बूंद बूंद करके आएगी। अगर आप खुद की तरफ ये एक कदम बढ़ा रहे हैं, सेल्फ हीलिंग के बारे में सोच रहे हैं, 3 विपस्सना के कोर्स करके आए हैं, तो इसका मतलब आप मुक्ति की तरफ काम कर रहे हैं। और मुक्त किस चीज़ से होना है?
मेरा मानना ऐसा है कि मुक्त आप उस दिन होंगे जिस दिन आप मुक्ति की भी इच्छा को छोड़ देंगे। मुक्ति का विचार भी एक आपको बांधता है। मुक्ति को भी मत चेंज करो कि मुक्ति होगी कि नहीं होगी। अब यहाँ जहाँ अभी हम हैं, या जहाँ तक हो सकता है, देखो बहुत एडवांस लेवल तक पहुँचे हुए हो, लेकिन मैंने जितना लोगों को देखा है, ऑब्जर्व किया अपने जीवन में, या खुद को ऑब्जर्व किया है, हमें मुक्ति की ज़रूरत नहीं है। हमें स्वस्थ शरीर की ज़रूरत है, बैलेंस्ड इमोशंस की ज़रूरत है, एक माइंडफुल माइंड की ज़रूरत है, और एक अलर्ट माइंड की ज़रूरत है, जो जागरूक भी हो और जो ऑब्जर्वर भी हो। जब ये तीन चीज़ें हो जाती हैं, जब शरीर आपका हल्का हो महसूस आप करते हैं, स्वस्थ महसूस करते हैं, इमोशंस आपके संतुलित रहते हैं, और आपकी बुद्धि भी ठीक ठाक काम करती है, तो मैंने ऐसा पाया है कि मुक्ति की इच्छा ही छूट जाती है। अगर आप मुझसे पूछें कि मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं कहूँगा मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुक्ति तो यहीं हो ही गई एक टाइप से। मुझे तो आप हजारों जन्म भी दो तो मुझे कोई समस्या नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि कहीं हम बंधे हुए हैं और कहीं से मुक्त होना है। अभी मुक्ति की बात सुन के हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमें बांध दिया है और हमें मुक्त होना है, कि जैसे बेड़ियां बांध दी है और उनसे मुक्त होना है। नहीं, बांधा है हमारे बीमार शरीर ने, हमारे राग काम क्रोध मोह लोभ ने, हमारी बुद्धि के विचारों ने, हमारी धारणाओं ने, उनसे मुक्त होना है। और जब उनसे मुक्त हो गए तो फिर यहाँ आप प्लेफुलनेस के साथ जीना शुरू करेंगे। आप ऐसे ही रोल प्ले करेंगे जैसे एक एक्टर मूवी में करता है। उसको पता है अंदर से मैं कुछ और हूँ, ये मेरा शरीर है और मुझे कहीं मिल जाना है थोड़े दिन में मेरी डेथ भी हो जानी है, और हुआ तो फिर जन्म भी होगा, फिर यही सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करूँगा। एक अवेकनिंग का एक लेवल आ गया, तब आपको मुक्ति भी नहीं चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जब उनको एनलाइटमेंट हुआ और निर्वाण, मतलब जब उन्होंने शरीर को छोड़ा, तो उन्होंने कहा था कि मैं स्वर्ग के द्वार पर, स्वर्ग मतलब एक हायर स्टेज, जहाँ समझ लीजिए जहाँ से दोबारा आने की ज़रूरत नहीं, एक ऐसा पॉइंट। स्वर्ग ये मत सोचना कि कोई ऊपर भौतिक जगह नहीं है, कि उस पॉइंट पर मैं पहुँच के, लेकिन मैं वहाँ पर जाऊँगा नहीं। कब तक नहीं जाऊंगा? स्वर्ग समझाने के लिए कि मैं स्वर्ग के द्वार पर तब तक खड़ा रहूंगा जब तक इस पृथ्वी का एक एक व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त नहीं हो जाता। तो मतलब वो इतने मुक्त हो चुके थे कि उनको मुक्ति भी उनके लिए कोई मैटर नहीं करती। तो वही चीज़ हमें करनी है। अभी फ़िलहाल तो हमें बीमारियों से मुक्त होना है और अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, बुद्धि को थोड़ा सा ठीक करना है। जैसे ही आप ठीक होंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि हाँ, अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि आपके आसपास की सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके हीलिंग करने से या ध्यान करने से या कोई साधना करने से लोग बदल जाएंगे। आपके आसपास के लोग यही रहने वाले हैं, यही सबके जीवन में चला हुआ है। जो आप जिससे आपको मुक्ति चाहिए वो सबके जीवन में सेम वही चला हुआ है। लोगों के नाम बदल गए हैं, परिस्थितियाँ थोड़ी सी इधर उधर हो गई हैं, सेम वही जीवन सब जी रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, सब वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं लाइफ के रूप में। लेकिन जैसे ही आप चेंज हुए, आपका दृष्टिकोण चेंज हुआ उस जीवन के प्रति, आप मुक्त हो गए। बस इतनी ही दूर है मुक्ति। कोई सालों साल की यात्रा नहीं है, लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग को होने में समय लगता है। जब शरीर स्वस्थ होगा, मन बुद्धि स्वस्थ होंगे, तो आपको यहीं पर आनंद आना शुरू हो जाएगा। दुख में भी आनंद में रहोगे, सुख में भी आनंद में रहोगे। आपको पता होगा कि हाँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, अब मैं सुखी हो रहा हूँ। जब आपको पता चलना शुरू हो जाएगा तो आप उससे निर्लिप्त होना शुरू हो जाएंगे, उसमें लिप्त नहीं रहेंगे। जैसे कीचड़ में कमल का उदाहरण दिया जाता है, जब आप उसमें गंदे होना बंद हो गए, आप हो गए मुक्त। वही मुक्ति है। और उसके बाद जब मुक्ति हो गई, कोई अटैचमेंट नहीं रही, कोई दोबारा पैदा होने की कोई वजह भी नहीं रहेगी और बर्थ भी नहीं होएगा, तो उसको कह दो आप मोक्ष हो गया। तो मुक्ति आपको यहीं पर करनी है, और कोई विधि नहीं पहुंचाएगी, आप ही पहुंचेंगे। हो सकता है विपश्यना से कोई और पहुंचा हो, आप ना पहुंचे,
हो सकता है मैं कहीं और से मुझे कुछ थोड़ा बहुत रियलाइज हुआ हो तो आपसे आपको ना हो सकता है आपको किसी और आइडिया लिया जा सकता है दूसरों से सिर्फ मदद ली जा सकती है, चलना खुद ही पड़ता है अपने रास्ते पर। तीसरा इनका सवाल है कि योग सूत्रों में हीलिंग के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, हीलिंग है इंग्लिश का वर्ड, हिंदी में इसको उपचार बोलते हैं। अब सिर्फ उपचार को ढूंढना पहली चीज़ तो बहुत बेसिक लेवल की। हीलिंग इंग्लिश, क्योंकि वो संस्कृत है, ये इंग्लिश है, ये तो मिलना ही नहीं हीलिंग वर्ड तो। उपचार मिलना ये भी मुश्किल है क्योंकि ये हिंदी है। सेम वर्ड तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसका कुछ ना कुछ रूप मिलेगा। रूप क्या है? आत्म साधना, खुद की साधना करना। और मैं ये कह रहा हूँ और पूरे प्रूफ के साथ मैं प्रूफ साबित भी कर सकता हूँ, जो योग सूत्र जो ग्रंथ है उससे बड़ा सेल्फ हीलिंग का कोई ग्रंथ नहीं है। मैंने सेल्फ हीलिंग को योग सूत्र में पाया है। मैंने पूरे हिप्नोसिस को, जो चीज़ें हिप्नोसिस के एक्सप्लोर हो चुकी हैं वो, और जो एक्सप्लोर नहीं हुई हैं आगे होने वाली हैं, यानी माइंड की जो साइंस है, पूरी योग सूत्र में है। वो योग सूत्र, सूत्र का मतलब है फॉर्मूला, वो कोई एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं। वो छोटे छोटे एटम बॉम्ब हैं जिनको फोड़ना पड़ेगा। जो छोटे छोटे ज्ञान के सूत्र हैं उनको खोलना पड़ेगा, उनको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके एक एक सूत्र के ऊपर एक एक किताब लिखी जा सकती है। तो ये पूरी सेल्फ हीलिंग जो है, या योग जितना भी है, या जितने भी आर्ट हैं, मैं एसेंस समझता हूँ योग सूत्र को। बाकी ग्रंथों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन योग सूत्र बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक और आज के युग में अप्लाई होने वाला एक पूरी साइकोलॉजी की साइंस है। पूरी हीलिंग आर्ट उसमें छुपी हुई है। ये बिल्कुल सही है और मैंने बहुत सारी चीज़ें वहीं से उठाई हैं। उठाई मतलब उसमें कोई विधि नहीं दी मिलेगी, वहाँ फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला अगर आपने समझ लिया तो आप उस चीज़ को अप्लाई कर पाएंगे। योग सूत्र जो है वो फॉर्मूला है, उन फॉर्मूला को अप्लाई जब आपको करना आएगा, और तभी इतनी सी पतली सी किताब को अभी तक बड़े बड़े विद्वान पूरी तरह से उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। शब्दों का अर्थ देना तो बहुत आसान है, वो तो मिल जाएगा, वो तो किताब में ही मिल जाएगा, संस्कृत के विद्वान दे सकते हैं। लेकिन उसका रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, या उससे कैसे विधियां बनानी है। मैंने बहुत सारी विधियां योग सूत्र के सूत्रों से ही लेके बनाई हुई हैं। जो मैं मेडिटेशन कराता हूं, जो एक एक घंटे के मेडिटेशन होते हैं, उसमें कहीं एक योग सूत्र की छोटी सी विधि छुपी होती है। बहुत गहरी साइंस है और सारी हीलिंग वहीं से निकली हुई है। अगर कभी डॉक्टर मिकाओ सुई ने, बड़े बड़े विद्वानों ने अगर कोई हीलिंग या कोई मॉडर्न साइंस बनाई भी है तो पूरी योग सूत्र से ही निकली हुई है। इन्हीं सूत्रों से निकली, कुछ बौद्धिस्ट सूत्रों से निकली हैं, कुछ वैदिक सूत्रों से निकली है। असल में इस पूरा सनातन धर्म ही है जो बाद में डिवाइड हुआ है। तो वही बातें अलग अलग तरीके से अलग अलग ग्रंथों में लिखी हुई है। तो योग सूत्र पूरी तरह से सेल्फ हीलिंग का ही ग्रंथ है। तो ये कुछ सवाल पूछे थे और इन्होंने अब उसके बाद बोला है कि जो ध्यान करते हैं उसमें नियमितता नहीं है। नियमितता आपको लेके आनी पड़ेगी। आप बहुत लंबी चौड़ी प्रैक्टिसेस ना करके आप छोटी प्रैक्टिस से शुरू करें, जो आप हर रोज़ अभ्यास कर सकें। 2 मिनट से शुरू करें, 2 मिनट होने लगे 5 मिनट करें, 5 मिनट होने लगे धीरे धीरे 7, 8, 10 मिनट तक बढ़ाएं। ऐसे कर करके अभ्यास बढ़ाएंगे। 2-3 महीने में आपको अच्छी से लत लग जाएगी और लत लगने के बाद फिर आप चाहेंगे तो भी नहीं छोड़ पाएंगे। शुरुआत में रेगुलरिटी मैटर करती है, बाद में आपकी वो भी एक एडिक्शन हो जाता है, क्योंकि शांत बैठना आपका ब्रेन फिर डिमांड करेगा। कोई भी विधि, चाहे आप विपश्यना करें, चाहे कोई मंत्र चैंटिंग करें, कोई भी विधि करें, धीरे धीरे आपका माइंड इसको अडॉप्ट कर लेगा और आपकी आदत बन जाएगी। इन्होंने एक और सवाल पूछा है योग आसनों के बारे में। इन्होंने कहा कि क्या एडवांस आसन करने ज़रूरी हैं? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एडवांस आसन करने का जो पर्पज़ है वो समझ लीजिए कि एक तो डेमोस्ट्रेशन, सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है वो डेमोस्ट्रेशन है।
एडवांस आसन करना कोई ज़रूरी नहीं है, जो बेसिक आसन है उन्हीं से सारा फ़ायदा हो जाता है, अगर आपको सिर्फ बेनिफिट चाहिए, हेल्थ बेनिफिट चाहिए तो। लेकिन एडवांस आसन डेमोस्ट्रेट करने के लिए, अपनी स्किल्स को दिखाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एक दुकानदार अपनी शोरूम के आगे बढ़िया बढ़िया आइटम टांग के रखता है, अपनी कि क्या उनके पास है वो दिखाने के लिए, तो वही चीज़ है, डेमोस्ट्रेशन है कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ, कितना मेरा अभ्यास है, उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका है एडवांस आसन। दूसरी चीज़, जब आप लगातार अभ्यास करते चले जाते हैं तो एक पॉइंट पे आके धीरे धीरे एक आपको वो स्ट्रेच और वो इफ़ेक्ट होना कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी अडॉप्ट कर लेती है उस चीज़ को। तो उस तक पहुँचते आप एडवांस आसन करना आपकी मजबूरी हो जाता है। मान लीजिए आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे आप एक दिन ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे, पश्चिमोत्तानासन भी आपके लिए कुछ मतलब जो पहले थोड़ा सा झुकते ही स्ट्रेच फील होता था वो होता ही नहीं, तो धीरे धीरे करके आपको उससे भी एडवांस में जाना पड़ेगा। तो एक मजबूरी भी है एडवांस आसन करना। तीसरा, जो एडवांस आसन है वो आपके फिटनेस लेवल को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए है। मान लीजिए अभी आप 0 लेवल पर हैं या बेसिक फिटनेस आपका लेवल है, तो अब आपके लिए एडवांस आसन नहीं है। लेकिन आप एक इंटरमीडिएट लेवल पर आ गए, तो अब अगर आपको अपने फिटनेस लेवल को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, ट्रेनिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, तो एडवांस आसन आपको ऐड करने पड़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो आपकी बॉडी ने अडॉप्ट कर लिया, उन आसनों का इफेक्ट होना बंद हो जाएगा। तो ये कुछ कारण हैं। कुछ लोग गेम के लिए करते हैं, मेडल्स के लिए करते हैं, उससे भी एक आपको फेम मिलता है, तो उसके लिए भी कुछ लोग करते हैं। करना ज़रूरी है कि नहीं है? मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल फेमस होना है तो आप एडवांस आसन कीजिए। अगर आपका गोल मान लीजिए इंस्टाग्राम पर फेमस होना, मॉडल बनना है, योगा मॉडल बनना है, तो आप एडवांस आसन ही मैं कहता हूँ। बाकी चीज़ों को छोड़ दो, फिर धारणा ध्यान समाधि छोड़ो, फिर आपको इन बातों के में नहीं पढ़ना। फिर आप एडवांस आसनों की प्रैक्टिस करो, बढ़िया बढ़िया पिक्चर क्लिक कराओ और फिर इंस्टाग्राम पर डालो, अपने फॉलोअर्स बढ़ाओ। आपका अगर वो गोल है तो वो हो सकता है। अब गोल के ऊपर डिपेंड करता है एडवांस आसन। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि जर्नल फिटनेस के लिए एडवांस आसन करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और अगर आपका फिटनेस लेवल बिल्कुल बेसिक है या बहुत बिगनर हो आप, तो आप एडवांस आसनों के बारे में अभी सोचो भी मत। आप सिंपल बेसिक आसनों को मास्टर करो धीरे धीरे, बिगनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल। इंटरमीडिएट वाले सोच सकते हैं और एक गोल मिलता है कि वहाँ तक पहुँचना है। एक आपके माइंड में कोई चमकीला गोल है तो आप उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। ये भी एक उनका पॉजिटिव बेनिफिट है कि आपको पता है कि मुझे ऐसे 2 हाथों पर ऐसे खड़ा होना है, तो 2 हाथों पर नहीं खड़े होगे, कम से कम अपने पैरों पर, अपने सिर पर, शीर्षासन तक तो पहुंच ही जाओगे। तो वो एक बड़ा गोल भी है, ताकि आपको आपकी उस जर्नी को कि कहाँ तक पहुंचना है, एक लास्ट पॉइंट आपको बताने का काम करते हैं एडवांस आसन। तो ये कुछ सवाल थे और उम्मीद है आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और मैंने बोला था कि मैं कल दूंगा जवाब, तो मुझे लगा वीडियो के थ्रू ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी और बाकी लोगों की भी कन्फ्यूजन होगी। ऐसे ही सवाल कोई और हैं जिनका जवाब मैं दे सकता हूं या मुझे पता हो सकता है, ऐसा कुछ आपको लगता है तो आप मेरे पास भेज सकते हैं। मेरा नंबर हर वीडियो में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लेके व्हाट्सएप या कॉल करके मुझे बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। और मुझे अच्छा लगता है जब कोई पूछता है और कि कोई इंटरेस्ट दिखाता है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।